नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2020। आज का डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेली 30 में रोज की तरह 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर के हम देखेंगे और 20 प्रश्न आज के टॉपिक पर देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो भूगोल का टॉपिक है। कई लोग कह रहे हैं कि एक दिन पहले टॉपिक भी बता दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। मैं इसको और मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ डेली 30 को। कुछ कोर्सेज और चल रहे हैं, अभी आरओ और बीओ का मेंस का कोर्स चल रहा है, उसमें मेरी व्यस्तता ज़्यादा है, टीम को बताना पड़ता है, कई सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे वेरीफाई करनी पड़ती हैं, मुझे उसको देखना पड़ता है, क्लासेस मुझे ही लेनी पड़ती हैं। तो इस कारण से और कुछ इश्यूज आया करते हैं, जैसे आज का पूरा दिन मुझे कुछ माइक्स में प्रॉब्लम और इन सब में निकल गया। तो शुरुआती दौर में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, खुद ही डील करना पड़ता है, इस कारण से नहीं, लेकिन जल्द ही मैं इसको 2021 पीसीएस और आगे के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा मॉडिफाई कर रहा हूँ इस पूरे कार्यक्रम को कि टाइम भले इसका बढ़ जाए, मुझे 10-15 मिनट और इसमें रिकॉर्ड करना पड़े, 2-4 घंटे का टाइम इसमें हमको हमारी टीम को देना पड़े, लेकिन इस कार्यक्रम को और रिच करने की कोशिश हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा की जा रही है। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, बस किया ये करिए, अगर इसको आप देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कर दिया करिए, ये बहुत जरूरी है। इसका क्या कारण है ये हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 30 क्वेश्चन का ये डेली 30 प्रोग्राम, जिन लोगों ने इसको रेगुलर देखा उनकी परफॉर्मेंस ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी रही है। क्वेश्चन डायरेक्ट कभी आपको नहीं मिलेंगे। आप सोचे 150 क्वेश्चन का पेपर कोई आउट कर देगा तो वो एग्जाम नहीं रह जाएगा। अगर आप सोचे कि आप करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ लेंगे फंसेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप जब रोज कोई काम करते हैं और लास्ट में उसको रिवाइज करना होता है आपको, तो आसान होता है। साल भर का एक साथ करंट अफेयर 10-15 दिन केवल करंट अफेयर पढ़ के जाना और उससे क्वेश्चन सही कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, होता है आसानी से, लेकिन वो आपका नुकसान करता है। अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए समय नहीं दे पाते हैं आप। 15 दिन केवल करंट अफेयर आप पढ़ते हैं और साल भर जब पढ़ते रहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से समय देना नहीं पड़ता, केवल आपके नोट्स में जो नोटबुक में रहता है उसको रिवाइज करना होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30। सबसे पहले करंट के प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद को और अर्थशास्त्री को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है? कौन है जिसको ये डीन नियुक्त किया गया है और भारतीय मूल के हैं और शिक्षाविद हैं, अर्थशास्त्री हैं? इनका नाम है श्रीकांत दातार। श्रीकांत दातार भारतीय मूल के तो हैं ही हैं और भारत में जन्म भी इनका हुआ है। ठीक है, भारतीय मूल का होना और भारत में जन्म होना ये दूसरी अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। और पूरे 112 वर्ष के इतिहास में देखा जाए तो 11वें डीन है। जनवरी 2021 से पदभार वो संभालेंगे और श्रीकांत दातार ने 1973 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की थी। स्नातक की पढ़ाई पूरे करने के बाद में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में करियर शुरू किया अपना, और इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर की डिग्री लेने चले गए। फिर बिजनेस में इन्होंने पीएचडी किया। ये इनके बारे में बात रही। 1996 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में फैकल्टी के रूप में ये शामिल होने वाले और उनके बाद उन्होंने वहां पे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले भारतीयों में इनकी चर्चा रही। होने वाले भारतीय थे और वहां पर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले ये भारतीय थे और उसके बाद में डीन नियुक्त हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। श्रीकांत दातार, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 अक्टूबर 2020 को समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। 12 अक्टूबर को मनाई जाती है। जिन लोगों ने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की है, कोई भी डिग्री वहां से ली है, अगर वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही कॉमन प्रश्न है, पूछा जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ब्रिटेन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के निर्णय का समर्थन किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत एक वामपंथी समूह कॉन्फ्रेंस सोशल पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने पार्टी की कार्यकारी समिति में कार्य करने के साथ साथ साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी, जो उसकी पत्रिका थी उसका संपादन भी किया। ब्रिटेन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के निर्णय का इन्होंने कड़ा विरोध किया था, बहुत कड़ा विरोध किया था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने अफ्रीका महाद्वीप में कंगारू की तरह दिखाई देने वाले जलीय चूहों एक्वाटिक माइस की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। 93 ईयर पहले, 93 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक ने इथोपिया की एक जलधारा में एक जलीय चूहे को खोजा था। इसके पहले की अगर बात की जाए तो यही हुआ था 93 साल पहले। तो ये दूसरा तो सही है ही है, पहला भी सही है और दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब हमने ये प्रोग्राम चालू किया था तो कई लोग कहते थे ये बड़ा लेंदी
आप प्रोग्राम चला रहे हैं, यूपीएससी के लिए ये केवल कारगर है, बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं। लेकिन पीसीएस ने क्या किया, मुझे उसने फॉलो किया, मैंने उसको फॉलो किया, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैंने किया था, ये जरूर कहूंगा। और हमारी टीम ने जो काम किया पीसीएस के एग्जाम्स के लिए, ये बहुत कारगर रहा। चलिए अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, तकला मकान रेगिस्तान के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तकला मकान रेगिस्तान के बारे में पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया है। तकला मकान उत्तर पश्चिम चीन के दक्षिण पश्चिम सिंजियांग क्षेत्र में एक रेगिस्तान है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। तकला मकान पूर्व में गोबी रेगिस्तान से घिरा हुआ है। दूसरा भी ये सही है। तकला मकान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड मरुस्थल है। और ये तीसरा प्रश्न भी यहां पर सही है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, आक्सोको अवर्जन किसकी प्रजाति है? आक्सोको अवर्जन किसकी प्रजाति है? आक्सोको अवर्जन जो है ये डायनासोर की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? डायनासोर की प्रजाति है। और अभी एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, वहां के शोधकर्ताओं ने टूथलेस टू फिंगर डायनासोर की एक नई प्रजाति आक्सोको अवर्जन की खोज की है, जो लगभग 68 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निवास करती थी। यूके ध्यान रखिएगा, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ध्यान रखिएगा, और ये है क्या, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस प्रश्न में कुछ नहीं है। ये जो नई प्रजाति है ये गोबी मरुस्थल में खोजी गई थी पहले। इस नई प्रजाति के कई पूर्ण कंकाल मंगोलिया में गोबी मरुस्थल पड़ता है, वहां पर खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिशन वह घटना है जब सूर्य, पृथ्वी एवं कोई अन्य ग्रह एक सीध में होते हैं। फिर सूर्य, पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह क्या होते हैं? एक पंक्ति में होते हैं। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। एक पंक्ति में होते हैं, इस घटना को हम कहते हैं अपोजिशन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या सही है? ये क्वेश्चन आज मिक्स चल रहे हैं। और दूसरा है, अपोजिशन नामक घटना प्रत्येक 2 वर्ष में घटित होती है। अपोजिशन वह घटना है जब सूर्य, पृथ्वी और कोई अन्य ग्रह, इस संदर्भ में मंगल ग्रह अगर हम देखें, मान लो मंगल ग्रह देख रहे हैं, तो एक पंक्ति में ये आ गए। ठीक है ना, पृथ्वी, सूर्य और मंगल ये एक पंक्ति में आ गए। ऐसा जब होता है तो सूर्य तथा उस ग्रह के बीच में क्या होती है? पृथ्वी होती है। यहां पर ये मान लीजिए एक सन है और इधर ये मंगल है, और इसके बीच में क्या हो गई? पृथ्वी आ गई। ये घटना होती है और यही घटना अपोजिशन कहलाती है। और ये घटना जो है प्रत्येक 2 वर्ष और 2 माह जब बीतते हैं तब घटित होती है। केवल 2 वर्ष नहीं, इसमें 2 माह और होना चाहिए। 2 वर्ष 2 माह में ये घटित होती है घटना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहला सही है और दूसरा गलत है। इस तरीके से सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 रिपोर्ट जारी की? और इसको जारी करने वाला जो संगठन है वो है नीति आयोग। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसके सीईओ कौन है ये बताना है। सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत 5000 ग्राम पंचायतों को, अब ये जो एक मिनट में यहाँ पर बता दूं कि स्टेट क्लाइमेट सर्विसेज जो 2020 है, ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसमें आपको ये गलत मैं बता गया, एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी। नीति आयोग के बारे में तो आप बता दीजिएगा, वो मैंने पूछना था इसलिए बताया। लेकिन ये जो रिपोर्ट जारी की है ये विश्व मौसम पर्यावरण संगठन ने जारी की है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन गलत मैं भूल गया था। नीति आयोग के बारे में आप बताइएगा। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज, ये दिमाग में मेरे क्या चल रहा था वो मैं बता रहा हूँ। स्टेट है तो हमने सोचा कि इंडिया के स्टेट लेके नीति आयोग से कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व मौसम पर्यावरण संगठन ने इसको जारी किया है। एक 16 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और वित्त पोषण संस्थाओं के साथ 2020 की ये रिपोर्ट इसने जारी की है। और डब्ल्यूएमओ ने कहा है कि हर साल मौसम के कारण होने वाली जो आपदाएं हैं, जो कैलेमिटी होती है, उसमें क्या है? वृद्धि हो रही है और ये चिंताजनक है। 2018 की तुलना में 2030 तक अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता की आवश्यकताओं वाले लोगों की संख्या 50% तक बढ़ सकती है, ऐसा भी इसने कहा है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत 5000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो ये जो कंपनी है ये रिलायंस, अडानी, इस्माइल ये ग्रुप नहीं है, यह है ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया। ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया 5000 ग्राम पंचायतों को
जो सीमावर्ती हैं, नक्सल प्रभावित राज्य हैं, है ना, या द्वीपीय क्षेत्र हैं, उनको इसमें चुना गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों के जो क्षेत्र हैं, लद्दाख की गालवान घाटी है, इन सब क्षेत्रों को इसमें शामिल करते हुए भारत नेट परियोजना के तहत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात की जा रही है, जो कि ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया का चयन किया गया है कंपनी के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला जो प्रश्न है, किस वित्तीय संस्था ने मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? ये जो ऋण समझौता हुआ तो 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है और ये किया है एशियाई विकास बैंक ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 2020 में संघाई सहयोग संगठन के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा। 2020 में होगी, 7वीं बैठक है ये एससीओ के कानून और न्याय मंत्रियों की, और ये बैठक कहां पर होगी? भारत में। 16 अक्टूबर को होने वाली इस आबादी बैठक में, ये जो आभासी वर्चुअल बैठक होगी, इसमें चाइना, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्री शामिल होंगे। एससीओ में कितने सदस्य हैं? भारत कब शामिल हुआ? ये 2 प्रश्न है, कमेंट करके इसको आपको बताना है। अपने नोटबुक में तो नोट ही कर लेना है। डेली 30 आप कैसे पढ़ते हैं? डेली 30 को आप जब पढ़ा करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए और कॉपी पेन से आप इसका नोट तैयार करिए। आप पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट लिखिए, जितना आपको जितने में समझ में आ जाए उतना करिए, और फिर रिवीजन उसका करते रहिए हफ्ते में 2 बार कम से कम, और फिर हफ्ते भर में हम टेस्ट तो करते ही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाराणसी भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। प्राचीनतम बसा शहर है या प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है, सही बात है, पहला स्टेटमेंट। और वाराणसी को प्रायः नहरों का शहर भी कहा जाता है। वाराणसी को नहरों का शहर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसे बनारस कहते हैं, काशी कहते हैं, और प्राचीनतम बसे शहरों में से विश्व स्तर पर देखा जाए तो एक है। मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, भोले की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, ये सब विशेषण हैं जो इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। नहरों का शहर इसे नहीं कहा जाता है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाराणसी भारत का, देखिए ये रिपीट हो रहा है, सॉरी। जाम्पुई पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये टॉपिक शुरू हो गया है। आज का जो टॉपिक है वो पर्यटन स्थल या महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं या ऐसे स्थल जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, वही टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब डिस्कस करते करते जब ज्यादा इसमें तल्लीन हो जाओ तो ध्यान ही नहीं रहता क्या कर रहे हैं। कभी कभी मैं भूल भी जाता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीओ और आरओ का एग्जाम अगर आप मेंस का दे रहे हैं, मेंस में शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज से आपको अपनी तैयारी को एक नया कह सकते हैं आयाम देने का अवसर मिलेगा और हम आपकी मदद कर पाएंगे। 6307281212 पर आप कांटेक्ट करिए, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और जानकारी प्राप्त करिए। और जल्दी ये बैच स्टार्ट हो रहा है 17 से बीओ मेंस का और 20 तारीख से आरओ मेंस का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित एक सुंदर झील है। हुसैन सागर जो है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित एक सुंदर झील है, बिल्कुल सही बात है। झील सुंदर है, साफ सुथरा। अब गंदगी फैल जाए तो सुंदर ना लगे वो अलग बात है। यह झील जुड़वा शहरों के नाम से मशहूर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। ये जो झील है ये हुसैन सागर झील बेगमपेट के समीप है, और हुसैन सागर झील का हैदराबाद में वही स्थान है जैसे कि मैरीन ड्राइव है, कहां पर? मुंबई में। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने, उसके दामाद थे हुसैन शाह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दामाद हुसैन शाह ने इसका निर्माण कराया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम हुसैन सागर झील पड़ा। जुड़वा शहरों के नाम से मशहूर हैदराबाद और सिकंदराबाद को ये जोड़ती नहीं है, ये अलग करती है। ठीक है, अलग करने का काम करती है, इसके लिए कहा था ये अलग करती है ना कि जोड़ती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उटक मंडलम, ऊटी जिसे कहते हैं, ये बसा है, किस पर बसा है? कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर जो ये बसा शहर है, हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। कोयम्बटूर यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है। नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ है और लोकप्रिय पर्वतीय जो स्थल है उनमें से एक है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 2268 मीटर है। 2268 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है।
कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। कन्याकुमारी जो है ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? कन्याकुमारी में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये तीनों मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ का प्रमुख युद्ध स्मारक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 1970 में बनाया गया था। और कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रांत के दक्षिणी तट पर बसा एक शहर है। बाकी इसके बारे में दिया है, ये किसका मिलन स्थल है। और ये जो यहां पर ध्यान रखना है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहां पर स्थित तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये युद्ध स्मारक नहीं है। ये विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, विवेकानंद जी के। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें सेंटेंस के अंदर छोटी छोटी चीजों को गलत करके आपसे गलत कराया जा रहा है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चारों ओर से घिरा हुआ नाशपाती के आकार का द्वीप है। पहला तो बिल्कुल सही है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और हिंदू धर्म में जो चार धाम है उनमें से ये एक है। हिंदू धर्म में जो चार धाम पाए जाते हैं उनमें से ये एक है। महासागर हिंद महासागर है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से ये घिरा हुआ है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से ये चारों ओर से घिरा हुआ है और ये एक सुंदर शंख आकार का द्वीप इसको कहा जाता है। नाशपाती के आकार का नहीं कहा जाता है, इसको शंख के आकार का द्वीप कहा जाता है। जैसे शंख होता है ना, तो शंख के आकार का द्वीप इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको ये फैक्ट रट जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तंजावुर जिला प्रसिद्ध है किस लिए? यहाँ पर बृहदेश्वर चोल मंदिर है। क्या है? बृहदेश्वर चोल मंदिर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप बहुत स्पीड से बोलते हैं, तो मैं आराम से बोल रहा हूँ। जिसको ये स्पीड धीमी लगे वो यूट्यूब ने एक फैसिलिटी दी है स्पीड को बढ़ाने की और घटाने की, वो इसे उसको एडजस्ट करके सुन सकता है। निम्नलिखित कथनों में से आपको सत्य कथन बताने हैं। कांचीपुरम को दक्षिण का शिमला भी कहा जाता है, क्या ये सही है? कांचीपुरम भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक है, क्या ये बात सही है? दूसरा तो बिल्कुल सही है। कांचीपुरम को पूर्व में कांची कहा जाता है, अब ये कांचीपुरम के नाम से जाना जा रहा है। पहले इसको कांची के नाम से जाना जाता था, फिर ये कांचीवरम के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको 7 पवित्र स्थलों में तो दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसको दक्षिण का शिमला नहीं कहा जाता है, दक्षिण का इसको काशी कहा जाता है। कांचीपुरम को तो शिमला नहीं काशी कहा जाता है। पहला गलत है और दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप अगर कभी कभी फेल हो जाते हैं, आप कभी कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप परेशान ना हो। हर एक चीज का समय होता है, वो आपको मिलेगी जरूर। कई लोगों का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उनके फोन आते हैं, या कई लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे बिल्कुल करीब हैं, वो उस चीज से बहुत परेशान है, आहत है। मैं चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूं। पेपर तो होना था, हो गया, लेकिन वो अपना अगला अवसर न गवाए। अवसर अभी मिलेगा। आरओ की वैकेंसी आने वाली है, 2021 का पीसीएस आने वाला है, वो एग्जाम वो कवर करें। बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल दूर दूर तक परेशान ना हो। आपने अगर ईमानदारी के साथ 1% मेहनत की है तो ईश्वर आपको 10% देगा। आपने 10% अगर कर ली तो ईश्वर आपको 100% देगा। अपने पे यकीन करिए, और जो बीत गई सो बात गई, आगे की तैयारी आप करिए। अगला जो प्रश्न है, बौद्ध मठों से संबंधित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बौद्ध मठों के बारे में ये बात हो रही है, और बौद्ध मठों के बारे में कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? लिंगडम मठ सिक्किम की राजधानी गंगटोक में रंका के पास है। शंकर मठ लद्दाख के लेह में स्थित है। नाको मठ सिक्किम की राजधानी गंगटोक के निकट यहां पे दिया जा रहा है, जबकि ये हिमाचल के किन्नौर जिले में है, तो तीसरा गलत है। और अचली गोम्पा मठ लेह के पश्चिम में 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहां पर ये तीसरा गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब सही है, तो सी उत्तर हो जाएगा। और इसको ध्यान रखिए कि ये किन्नौर जिले में है, ठीक है ना, ये किन्नौर में है। और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर के सेब आते हैं ना। अगला प्रश्न है, घूम मठ भारत के किस प्रदेश में अवस्थित है? घूम मठ पश्चिम बंगाल में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
1875 ईस्वी में लामा सेब ज्ञातो ने इस मठ की स्थापना की थी। लामा सेब ज्ञातो, लामा सेब ज्ञातो ने इस मठ की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व का चौथा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, क्या ये सही है? विश्व स्तर पर देखा जाए तो कंचनजंगा सिक्किम नेपाल सीमा पर ये 28,146 फुट ऊंचा गौरी शंकर जो है, एवरेस्ट जो पर्वत है, उस पर्वत के बाद में ये दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक है ना? तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, चौथा नहीं है। और इस पर्वत की भूगर्भीय स्थिति हिमालय की मुख्य द्रोणी के सादृश्य है, तो ये दूसरा बिल्कुल सही है। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैप खोलिए और इसको देखिए सही से। आसपास की जो श्रेणियां हैं, आसपास की जो अन्य लोकेशंस हैं, उनको भी बार बार देखने की कोशिश करिए। और अगर आपको कोई लोकेशन मिल रही है तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब उसको नोट कर लीजिए, याद करिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ये स्थित है। भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से पहले इसको जाना जाता था, अब इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। मैं आपको सब कुछ पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको पढ़ना अगर मैंने सिखा दिया, आपको पढ़ना सिखाने में मैं सफल रहा, तो समझ लीजिए उस जापानी कहावत को मैं चरितार्थ करने में सफल रहूंगा कि मछली देने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखा देना। तो यही कोशिश मेरी रहती है। माउंट आबू हिंदू और मुस्लिम धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, क्या ये बात सही है? पहला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि माउंट आबू जो है ये हिंदू और जैन का प्रमुख स्थल है, मुस्लिम नहीं। हिंदू और जैनों का प्रमुख स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो पहला गलत है। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है, ये सही है, नक्की झील यहीं पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में यह पड़ता है और राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है माउंट आबू। माउंट आबू के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है उसमें नक्की झील है, सनसेट पॉइंट है, टॉड रॉक है, अबू रोड का शहर है, गुरु शिखर चोटी है ना, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिएगा। सोनार किला भारत के पंजाब राज्य में अवस्थित है, पहला स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है। और दूसरा है जैसलमेर को मरु शहर भी कहा जाता है। मरु शहर जैसलमेर की स्थापना 1156 में ही हो गई थी। भाटी राजा जैसल ने इसको की स्थापित किया था। और जिले का प्रमुख नगर है जैसलमेर, जो जैसलमेर पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्रमुख नगर यही है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पहला है सोनार किला भारत के पंजाब राज्य में नहीं, वहीं पर स्थित है जैसलमेर में। सोनार किला धानवन दुर्गों में माना जाता है, और पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। और दूसरा सही है, मरु शहर इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लुधियाना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विकल्प का चुनाव करें जो सत्य है ना, सत्य विकल्प का, इसमें सत्य लिखा हुआ है इधर। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, लुधियाना लोधी वंश द्वारा स्थापित है, और फिल्लौर किला लुधियाना में अवस्थित है। तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, रट लीजिए इसको। 1480 ईस्वी में दिल्ली की लोधी वंश द्वारा इसको स्थापित किया गया था। प्रथम सिख युद्ध जब 1845 में हुआ तो लुधियाना में एक बड़ी लड़ाई भी हुई। और यहाँ का प्रमुख व्यापार क्या है? कपड़ा निर्माण, ऊनी वस्त्र, मशीन टूल्स, मोपेड और सिलाई मशीनों के इंजीनियरिंग केंद्र, तो ये ध्यान रखिएगा। बाघा बॉर्डर कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमृतसर और लाहौर के बीच में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बाघा बॉर्डर। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, यहाँ का वीडियो बहुत फेमस हुआ करता है। बाघा बॉर्डर पर शाम के वक्त में जो परेड होती है उसको देखने के लिए स्थानीय लोग जो हैं वो जुटते ही हैं। साथ में जब पर्यटक जाते हैं तो ये वहां के देखने का एक क्रेज होता है, इस परेड को देखने का, ध्यान रखिएगा। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है, बिल्कुल सही है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। तो जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ, कब हुआ था इसकी डेट बताइएगा। 1919 में हुआ था, अप्रैल में हुआ था, डेट बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो नरसंहार हुआ ये अमृतसर में ही जलियांवाला बाग है, वहीं पर हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी कहानी आपको पता है, डेली 30 में भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है ना। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के सबसे बड़े मगरमच्छ आवासों में से एक है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है। अगस्त 2007 में इसे तीसरे रामसर साइट अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। सदाबहार दलदल है यहाँ पर। ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा, ये 3 नदियां हैं। एक नदी है ब्राह्मणी, दूसरी है बैतरणी, और तीसरी जो नदी है वो कौन सी है? धामरा। ये 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों के मुहाने पर ये स्थित है।
भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य से ये घुरा हुआ यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क भी है। 1998 में इसे महत्व और सुरक्षा के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2002 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। 2007 इसलिए लिखा कि गलत होगा तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतिम प्रश्न, पढ़ते जाइए, अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, फिर मजा देखिएगा एग्जाम्स में क्या आता है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं भारत के किस प्रदेश में अवस्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कौन से स्टेट में? उदयगिरी पूछा जाए या खंडगिरी पूछा जाए, दोनों भुवनेश्वर के पास स्थित है और भुवनेश्वर पड़ता है उड़ीसा में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की है। हाथी गुम्फा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के नाम से हुआ है। कुमारी पर्वत के नाम से इसका हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका वर्णन हुआ है। और ये जो दोनों गुफाएं हैं लगभग 200 मीटर के अंतर पर है। ये उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की बात हो रही है, उसी का वर्णन हुआ है कुमारी पर्वत के नाम से। राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल खंडों से इसका निर्माण किया गया था और उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कैसा लगता है कार्यक्रम? शेयर जरूर किया कीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए और बाकी आप पढ़ते रहिए। यकीन मानिए कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।